हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को जो है हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम लोग एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी मॉडल सेट हम दे रहे हैं सभी मॉडल सेट का क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आप जो है इस सभी को ध्यान से सुनते रहना। आपके परीक्षा में इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। आप जानते ही हो 80 मार्क का परीक्षा होगा। एसएसटी का 80 नंबर का 20 नंबर तो आप लोगों को स्कूल से मिल जाएगा। अब बाकी 80 नंबर में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और आप सभी लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना। आपका जो है पूरा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जो हैं ध्यान से देखिए। आज मॉडल सेट 1 का जो है हम आंसर लेकर के आए हैं। तो मॉडल सेट 1 है आपके पास। और आज हम लोग जो है आप सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है अपना एक एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिएगा। आपका दोस्त भी हंसेगा, खिलखिलाएगा, मुस्कुराएगा परीक्षा देने के बाद, तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, समय न नष्ट करते हुए आपका जो है हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। हिंद चीन मतलब हिंदुस्तान और चाइना में जो बसने वाले फ्रांसीसी, फ्रांस के जो लोग थे, वो फ्रांस के लोगों को क्या कहते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है उसको कोलोन कहते थे। बाबू, ये कोलोन शब्द याद रखना। कोलोन शब्द कैसे याद रखोगे? कॉलोनी से। जो कॉलोनी का कंसेप्ट आया शहर में, है ना। अभी भी जाओगे ना तुम लोग तो दिल्ली में चाहे बम्बई में कॉलोनी कहता है। तो ये कॉलोनी का संबंध जो है यही कोलोन है ना, इसी से संबंध है। देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? ये दूसरा क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट बाबू 1919 में पारित किया गया। आपके ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। 1919 याद रखिएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून। काला कानून। तो आप लोग याद रखिएगा, काला कानून। रॉलेट एक्ट ही काला कानून है जो 1919 में आया। चलिए हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को इत्मीनान के साथ आप लोग देखते जाइएगा। आप सभी दोस्त जो है अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एग्जामिनेशन के बाद जो है आप लोगों से भेंट करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। आप सभी लोगों को पता होगा, जनरल डायर सेट द फायर। जनरल डायर ने क्या किया? तो एक जालियांवाला बाग था, बगीचा, है ना। उस बगीचा में जो है बहुत सारे लोग जो है एकत्र हुए थे और वहीं पर लाला लाजपत राय जो है इस घटना से बहुत दुखी हो गए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपनी नाइट की उपाधि जो है वो लौटा दिया था, अंग्रेज को लौटा दिया था। आप सबको पता ही होगा जलियांवाला कांड जनरल डायर का संबंध है। जनरल डायर ही जो है अंग्रेज का उस टाइम में जो है शासन का काम संभालता था और उन्होंने ही जो है ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि सभी निहत्थे लोगों पर, सब उस बगीचा में बंद थे, गेट बंद कर दिया और हजारों लोगों को वहां पर गोली मार दिया गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? देखिए, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, जर्मनी जो देश है उसको एकीकरण किया गया था। एकीकरण का मतलब होता है अलग अलग राज्य था, सभी को मिला करके एक देश बनाया गया। तो वो काम बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था बाबू? बिस्मार्क ने किया था। याद रखना, बिस्मार्क। 20 मार्क, 20 को मार करके जो है ये बिस्मार्क जो है ना, ये सबको मार करके जो है ये बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका एकीकरण किया था? जर्मनी का। कौन? तो बिस्मार्क। 20 गो को मारा था, है ना। चलिए याद रखना, है ना। याद रखने के लिए टिप्स दे रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन, ये किसी नहीं किस होगा, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, उस टाइम में।
और उन्होंने ही जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे देखिए, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। सूती वस्त्र, सूती कपड़ा जो पहनते हो ना, उसका पहला कारखाना जो है कहाँ खोला गया जी? भारत में। तो भारत के बम्बई में खोला गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए इतना बड़ा नाम है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तुमको ये याद करा देते हैं, इसको पढ़ना, एटक, AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के कील में ताबूत साबित होगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति, देखिए हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। तो बुआ, हिंद चीन में अंतिम युद्ध जो समाप्त हुआ उस टाइम में जो है निक्सन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? देखिए विक्टर इमैनुअल, ये काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क का देन है। बिस्मार्क, याद रखना, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति में क्या था कि जबरदस्ती करना है ना, अपने में मिलाना है ना, कितना भी विरोध करेगा उसका कोई ध्यान नहीं देना, अपने में मिला लेना, यही था बिस्मार्क की नीति। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में नई आर्थिक नीति आई 1921 में। इसी को कभी कभी पूछ देता है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंग्लिश में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। न्यू, नई, इकोनॉमिक आर्थिक हो गया, पॉलिसी माने नीति होता है। 1921 में आया। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, देखिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या था? साइमन कमीशन, उसी को कहा जाता था बाबू। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो कहते हो वो साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? याद रखना, महात्मा गांधी यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चलो आगे बढ़ो। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग छापाखाना यानी बाइबिल पुस्तक जो है ये ईसाइयों के लिए है, ये जो है इसका छपाई किया था। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था जी? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन जो है 1905 में, 1905 में ही विभाजन हुआ था और फिर वापस लिया गया था। चलिए, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन का संबंध 1905 से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना? ये देखिए 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। रूस में कब दासत्व की समाप्ति हुई? रूस में 1861 ईस्वी। बाबू ये यहाँ पर प्रिंट थोड़ा मिस्टेक है ना, ये कुछ नहीं है। 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा, दास जानते हो, गुलाम बनाना, लोगों को अपना गुलाम बना के जिंदगी भर उससे काम कराना, दासत्व प्रथा था। इसको समाप्त कर दिया गया 1861 ईस्वी में। याद रखना कब समाप्त किया गया था? 1861 में। कौन प्रथा को? दासत्व प्रथा को। किस सम्मेलन में 1 मई को, देखो हम लोग 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस, लेबर डे मनाते हैं। इसका निर्णय कब हुआ? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। होची मिन्ह की सरकार थी कहाँ? तो उत्तरी वियतनाम में। होची मिन्ह, देखो कभी कभी पूछ देता है होची मिन्ह कौन थे, तो होची मिन्ह की सरकार जो है उत्तरी वियतनाम में थे। वियतनाम के रहने वाले निवासी थे होची मिन्ह। अगला क्वेश्चन पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसने लिखी? देखो वार एंड पीस जो है एक पुस्तक है, इसको लिखने वाले का नाम है टॉल्स्टॉय। याद रखना, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय लिखे थे। वार एंड पीस किसने लिखा था? टॉल्स्टॉय। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ जानते हो है ना, यूएसएसआर जो है ये सोवियत संघ कहलाता है। तो इस 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो गया था। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अजीम उस शान ने। अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अजीम उस शान ने। याद रखना, अजीम से ही अजीमाबाद पड़ा था, अजीम से ही अजीमाबाद पड़ा था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में है ना। और वार एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय। याद रखना, वार एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अजीम उस शान ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? देखो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका स्थापना करने वाले का नाम उदयन जो है स्थापना किया था।
तो इसको याद रखना, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। न बिंदुसार किया था, न चंद्रगुप्त मौर्य किया था, न अजातशत्रु किए थे। उदयन किए थे, उदयन, याद रखना, उदयन किए थे। कौन किए थे? उदयन किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा, देखो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको सीएसओ भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। अब जब निजी व्यक्ति का हो जाएगा स्वामित्व तो उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। निजी व्यक्ति का हो जाएगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है? गैस और बिजली का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। बांग्लादेश के मुद्रा क्या है? तो याद रखना टका, टका, टका लेने बांग्लादेश जाना। टका लेने के लिए बांग्लादेश जाओगे, है ना। उस बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ढाका में टका चलता है। ढाका में क्या चलता है जी? टका चलता है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध बांग्लादेश से है। मोहम्मद यूनिस का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? देखिए ये अल्पकालीन ऋण देता है, कृषक किसान को देता है जी। प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को यानी मजदूर को देता है खेती करने के लिए। पैसा लीजिए बैंक से और खेती कर लीजिए, या खेती जैसे ही उपज जाएगा तो फसल बेच करके या उसका ऋण सधा दीजिए, इसलिए कम टाइम के लिए देता है कर्जा। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? बाबू जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देता है? आप सबको पता होगा, 100 दिन का रोजगार जो है मनरेगा में मिलता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है। और पूछ देगा बिहार में कितना रुपया मिलता है, तो 245 रुपया प्रतिदिन के दर से दिया जाता है। 245 रुपया प्रतिदिन के दर से बिहार में दिया जाता है मजदूरी। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आएगा, है ना, आपके स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 34, है ना। ये देखिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? कितने राज्य आयोग है? तो 582 राज्य आयोग है उपभोक्ता संरक्षण के लिए। चलिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति किस समिति? राष्ट्रीय आय। महालनोबिस, याद रखना, महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आय कहलाता है। उपभोग मतलब खर्च किया गया, उपभोग, अब बचत किया गया, ये आय कहलाता है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? बाबू ये व्यय है। व्यय माने खर्चा होता है। व्यय माने क्या होता है? खर्चा। तो ये चक्रीय प्रवाह का जो है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? बाबू भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व पूछ रहा है ना। सहकारिता का मूलभूत तत्व जो है वो नैतिक तथा सामाजिक, देखो सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, इसमें पूछ रहा है नहीं है। देखो याद रखना, है ये नहीं है। तो नैतिक तथा सामाजिक तत्व जो है ये सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? देखो गैर आर्थिक संरचना में आता है स्वास्थ्य, है ना। संविधान के 74वां संशोधन संबंधित है। 74वां संशोधन का संबंध नगरीय शासन व्यवस्था से है। 74वां, याद रखना, 74वां संबंध जो है, 74वां संशोधन जो है नगरीय शासन व्यवस्था से है। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बाबू एक नगर में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, तुम लोग जानता ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, है ना। उत्तराखंड के जंगल में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में पेड़ों की कटाई को रोका गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? देखो जी नेपाल देश है ना, काठमांडू राजधानी है। काठमांडू क्या है? राजधानी है। और नेपाल में रुपया ही चलता है, तो काठमांडू जो है वहाँ का राजधानी है। और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, किसके लिए बाबू?
लोकतंत्र की स्थापना के लिए, किसके लिए? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 दलों का गठबंधन, सप्तदलीय गठबंधन, मतलब 7 दलों का गठबंधन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपको याद होगा, कांसीराम किए थे। कौन किए थे? कांसीराम किए थे, कांसीराम किए थे। इसी से मायावती जो है मुख्यमंत्री बनी थी, उसी पार्टी से, और कांसीराम भी मुख्यमंत्री बने थे, है ना। आगे देखिए, दल बदल कानून लागू होता है। देखिए, दल बदलू, दल बदल किस पर? सांसद विधायक पर होता है। जब एक पार्टी से जीत के जाता है और दूसरे पार्टी में जीतने के बाद चला जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है और उसकी सदस्यता भी खत्म किया जा सकता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ जी? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। याद रखना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड और बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर क्या है जी? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है 15 नवंबर, इसीलिए वो तारीख तय किया गया। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखो, संघीय प्रणाली मतलब संघ में रहोगे तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है उसकी विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। चलो आगे चलते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? बाबू आप जानते हो, लोकसभा में 543 सदस्य का चुनाव होता है और 2 सदस्य का मनोनीत होता है। लेकिन इस बार 2024 के इलेक्शन में वो मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया और संविधान के 104वां संशोधन से और केवल 543 पर इलेक्शन कराया गया, उसी से सरकार का गठन हुआ। चलिए, तो हम लोग अब आपके स्क्रीन पर 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए, 50वां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। देखिए, पूर्व में, ये छोटा कर देते हैं, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में मतलब पहले, या चाहे पूरब के तरफ, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। आप सभी को याद होगा 1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हो गया। भारत जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पाकिस्तान से पूर्व जो है, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश नाम का एक देश बनाया। उस टाइम के प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने बांग्लादेश को एक देश बना दिया, और जिसका पहले से नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान का ही वो पार्ट था। उस पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखना, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना बुआ 1958 में हुआ था। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका याद रखना, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है बाबू? मेगास्थनीज है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? आप जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश तो चीन है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन में भारत होगा। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आंग सान, यहाँ पर अनुस्वार होगा। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू की बाबू म्यांमार के नागरिक हैं। म्यांमार देश के नागरिक हैं आंग सान सू की। पूछता है आंग सान सू की कौन थे, तो कहना म्यांमार के नागरिक थे। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? देखो, क्षेत्रवाद मतलब जानते हो, जैसे बिहार के रहने वाले कहेगा हम बिहारी हैं, यूपी वाले कहेगा हम यूपी के रहने वाले हैं, हमको बिहार से मतलब नहीं है, बिहार वाले कहेगा हमको यूपी से मतलब नहीं है, महाराष्ट्र से मतलब नहीं है, तो उससे अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा बाबू, है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जब दूध की बात आएगा ना, तो बाबू याद रखना, दूध जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुआ जी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1920 में। सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा वन वाला देश रूस को कहा जाता है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है बाबू? जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मिट्टी तुम लोग कहते हो ना, जल ओढ़, बाढ़ के समय में जल ओढ़ करके लाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 पर भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? याद रखना डिगबोई। क्या याद रखोगे बाबू? डिगबोई। डिगबोई जो है बम्बई में है ना। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है। इनमें से कौन रोपण फसल है? देखिए रोपण फसल ये तीनों का तीनों है, चाय भी है, रबर भी है, गन्ना भी है। इसीलिए ऑप्शन में आंसर में क्या मारोगे? इनमें से सभी, है ना, इनमें सभी। जीवन रेखा रेल 1991 में चालू हुआ। जीवन रेखा रेल कब चलाया गया? 1991 में। कांवर झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है, याद रखना। बिहार के बेगूसराय में कांवरिया झील है, कांवर झील है जी। बाबा बैद्यनाथ वाला याद रखना। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? यह है बांग्लादेश। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज ऐसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं हो। कार्बन नहीं होने वाले खनिज है अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है? बाबू सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, याद रखना। सुंदरबन की डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही है, तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? अरे ये घटिया कोयला की बात कर दिया। पीट जो है घटिया किस्म के कोयला होते हैं। घटिया किस्म के कोयला पीट, है ना। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, पीट जो है सबसे घटिया कोयला होता है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि माने खेती यहाँ असम में शुरू हुआ था। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? बाबू पाइराइट की बात हो रही है, अधात्विक खनिज पाइराइट है। पाइराइट जो है एक अधात्विक खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। चलिए हम लोग जो है 69 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। अब आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। देखिए भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र याद रखना तारापुर। क्या याद रखोगे? तारापुर। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? बाबू कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक मिलता है। कोडरमा जो है झारखंड में है और सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो कतर नाम का देश जो है ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है, कतर कर दिया है। कतर देश जो है कतर दिया ओपेक को, ओपेक से हट गया। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का उत्पादन बांग्लादेश में। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? बाबू सबसे लंबी नदी नील नदी, है ना। आसवान बांध जो है सबसे लंबी नदी नील नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी नील नदी और सबसे चौड़ा नदी अमेजन। सबसे चौड़ा नदी अमेजन और सबसे लंबी नदी नील नदी। चलिए 75 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा देखो आतंकवाद जो है वो तो प्रकृति नहीं देता है। प्रकृति भूकंप देता है, बाढ़ देता है, सुनामी देता है, तो आतंकवाद ऑप्शन में मार देना। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बाबू बिहार में 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आया था, है ना। भयंकर भूकंप जो है बिहार में 1934 ईस्वी में आया था। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि ऊंचा भूमि पर भागो। कहाँ भागोगे? ऊंचा भूमि पर। तो ऊंची भूमि पर भागना है बाढ़ के समय में, तो ऑप्शन हो जाएगा ऊंची भूमि। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपका है भूस्खलन से अभिप्राय है। देखिए भूस्खलन से अभिप्राय क्या होगा? तो भूस्खलन का मतलब समझाते हैं तुमको। देखो यहाँ पर पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ से सड़क गया है, ये सड़क गया है। तो ये पहाड़ अगर यहाँ पर आ गया, इसी को कहते हैं, ये गिर के इसका मलबा जो है गिर जाता है सड़क पर, यही भूस्खलन कहलाता है। इधर अगर कोई घर उर होगा तो टूट जाता है, आदमी का जान माल का क्षति होता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूमि का स्खलन मतलब भूमि को मतलब ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर गिर जाना। चलो ये भी क्वेश्चन समझा दिए आपको हम, है ना। ये देखो आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंध मतलब जानते हो ना, इमरजेंसी में
प्रबंध करना, जैसे एकाएक बाढ़ आ गया, एकाएक भूकंप आ गया, कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा एकाएक आ गया, तो हम प्रबंध करते हैं। इसमें क्या स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग सब मदद करते हैं, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। देखिए भूकंप जहाँ पर है, जहाँ संभावना है कि भूकंप आएगा, ऐसे क्षेत्र में भवन जो है, यानी घर, भवन मतलब बाबू घर, तो ये भवन जो है, घर जो है, वो आयत के आकार का होना चाहिए, आयताकार बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसे है ना। देखो ऐसे बिल्डिंग होनी चाहिए, आयताकार है ना, ऐसे घर होना चाहिए, ऐसे है ना, ऐसे घर बनना चाहिए, है ना, आयताकार बिल्डिंग बनना चाहिए, है ना। याद रखना भूकंप वाले क्षेत्र में आयताकार बिल्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो पाने के लिए आप सभी दोस्त जो है चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों।